प्रीवियस वाले लेक्चर्स में हमने जो डिस्कस किया था वो था इंट्रो, पूरा ओवरव्यू था चैप्टर्स के कि कौन कौन से चैप्टर हैं और उस चैप्टर्स में हमें क्या पढ़ना है। उसके सेकंड जो लेक्चर्स हमने लिए थे उसमें आपको मैंने बताया था कि स्टैटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है। डायनेमिक के भी दो पार्ट थे, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, वो भी बताए थे। उसके साथ ही साथ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करके बताया थे। ये चीजें आपको शायद आशा करता हूँ आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो एक बार रिवीजन कर लेना या तो इसके प्रीवियस वाला वीडियो जो है वो देख लेना, ठीक है। ऑलरेडी आपको शेयर किया होगा। आज के जो लेक्चर्स है उसमें डिस्कस करने वाले हैं आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमें इस जो सब्जेक्ट है उसमें हमें स्टडी करना है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी करेंगे। उसके साथ ही साथ डिराइव क्वांटिटी क्या होते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। फिर उसके साथ ही साथ आपको सिस्टम ऑफ यूनिट बताएंगे कि किस तरीके से जो यूनिट है, कई तरीके से मेजरमेंट आप लेते हो या कुछ भी चीज आप मेजरमेंट करते हो तो उसको मेजर करने का अलग अलग वे है, ठीक है। अलग अलग यूनिट में हम उसको मेजर करते हैं। जैसे स्पीड बोलते हो तो कोई किलोमीटर पर आवर बोलता है, कोई मीटर पर सेकेंड बोलता है, ठीक है। तो अलग अलग ये सिस्टम है। तो ये सिस्टम के बारे में समझेंगे कि इसको किस तरीके से सिस्टम में कैटेगराइज करके रखा हुआ है और उसके साथ साथ यूनिट कन्वर्जन बताएंगे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये कन्वर्जन आपको इस लेक्चर में समझने को मिलेगा। अब मैं आपको बताऊं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड बात करूं कि जो फिजिक्स में आपने पढ़ा था, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी वो टोटल 7 पढ़ा था। वो 7 क्या क्या थे वो चीजें मैं बता देता हूँ। लेंथ था, क्वांटिटी बता रहा हूं, लेंथ, दूसरा था मास, तीसरा था टाइम, चौथा है टेम्परेचर, पांचवा है करंट, सिक्स था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मैटर, सब्सटेंस या मैटर, एंड सातवां था आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आपने फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा था। इसको फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोला जाता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इसको बोला जाता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये आपकी ऐसी यूनिट है जो मूल है, इन्हीं से बाकी सब क्वांटिटी बनी हुई है। जैसे मैं अगर एरिया की बात करूं तो लेंथ से लेके बना हुआ है, लेंथ इंटू लेंथ या लेंथ इंटू विड्थ, इसी से बना हुआ है। वॉल्यूम की बात करूं या स्पीड की बात करूं तो मीटर पर सेकेंड मतलब लेंथ और टाइम से मिलकर बना है, लेंथ और टाइम से मिलकर बना है। तो मतलब बाकी जितनी क्वांटिटी है वो सब इन्हीं क्वांटिटी से डिराइव करके बनी हुई है। तो आपको अगर फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें तो विच क्वांटिटी इज एग्जिस्ट, दैट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जो अपने फंडा में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उससे कोई वो किसी से बना नहीं है, विच इज नॉट डिराइव्ड फॉर एनी अदर क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी। बट आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बोलूं तो सिर्फ आपको ये 3 के ही रिलेटेड आपको पढ़ना है, लेंथ, मास एंड टाइम। ये सब चीजें के बारे में नहीं करना। टेम्परेचर, करंट हुआ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुआ, चाहे ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी हुआ, इन सब के यूनिट भी होते हैं, आप सभी को पता है। लेंथ को मेजरमेंट करना है तो कोई सेंटीमीटर में मेजरमेंट करता है, कोई एमएम में मेजरमेंट करता है, कोई किलोमीटर में मेजरमेंट करता है, कोई फीट में मेजरमेंट करता है। समझ में आ रहा है ना। तो मेजरमेंट करने के यूनिट कई सारे, ठीक है। जैसे मैं लेंथ के बारे में ही बताऊं तो लेंथ को मीटर में भी करते हैं, सेंटीमीटर में भी करते हैं, किलोमीटर में भी करते हैं, ठीक है, फीट में भी करते हैं, इंच में करते हैं, ठीक है। ऐसे इसको मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट है, लेकिन वो अलग अलग यूनिट जो है उसको एक सिस्टम में रखा हुआ है, वो मैं बाद में बताऊंगा। जैसे मास कोई है तो मास को हम ग्राम में भी लेते हैं। आप कोई सामान लेने जाते हो तो 100 ग्राम दे दो या 200 ग्राम दे दो। बहुत ज्यादा अगर कॉस्टली है
तो 10 ग्राम लेते हैं। जैसे सोना लेने जाएंगे तो 10 ग्राम लेंगे, 5 ग्राम लेंगे, 2 ग्राम लेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो कॉस्ट होता है उसको बहुत छोटे यूनिट में हम लेते हैं। केजी किलोग्राम में होता है, क्विंटल में होता है, क्विंटल का नाम सुने हो, टन होता है, टन में होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, मास। पाउंड भी होता है, पाउंड जो आप अगर ब्रिटेन में चले जाओ तो पाउंड में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। टाइम अगर देखोगे तो टाइम सेकंड में होता है, और किसमें होता है, मिनट में और आवर में होता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद टेम्परेचर को अगर देखोगे तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है और केल्विन में होता है। एसआई यूनिट अगर इसका पूछा जाए तो केल्विन, इसका एसआई यूनिट पूछा जाए तो सेकेंड, इसका एसआई यूनिट पूछा जाए तो होगा केजी, इसका एसआई यूनिट मीटर, ठीक है। एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। एसआई मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मतलब वो ऑल इंटरनेशनल लेवल पे वो चल जाएगा, क्लियर। बाकी नहीं चलेंगे, बाकी को वो नहीं समझ पाए इंटरनेशनल लेवल की अगर मैं बात करूँ। वही अगर करंट की मैं बात करूँ तो करंट को किसमें मेजरमेंट करते हैं, एम्पियर में, एम्पियर में, और कूलम पर टाइम में भी, ठीक है, मतलब कूलम चार्ज अपॉन टाइम में भी मेजरमेंट कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किसमें मेजरमेंट करते हैं, मोल में, मोल, नंबर ऑफ मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताएगा। उसके साथ साथ अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो कैंडेला में बताता है, कैंडेला, ठीक है, कैंडेला में मेजरमेंट करते हैं, जिसका शॉर्ट में सीडी यूज करते हैं, इसको मॉल यूज करते हैं। ये तो आपको तो सिर्फ ये तीन के बारे में ही देखना है, ठीक है, समझ में आया, जितनी बात क्लियर हुई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा डिराइव यूनिट। डिराइव यूनिट किसको बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं, क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन सिर्फ लिखना है आपको। अगर गुजराती में लिखना है चाहे इंग्लिश में लिखना है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। विच क्वांटिटी इज डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ डिराइव क्वांटिटी। समझ में, ऐसी क्वांटिटी है जो मूल क्वांटिटी से बनी है या मूल क्वांटिटी से डिराइव हुई है, इस क्वांटिटी को बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। क्या लिख सकते हो इसका, विच क्वांटिटी, विच क्वांटिटी, क्वांटिटी है तो इन लगाओ, अब क्वांटिटीज करते हो क्वांटिटीज कर दो, क्वांटिटीज आर derived from fundamental quantity is called as derived quantity, clear, derived quantity। अब इसको एग्जाम्पल भी अगर लिखना है, एग्जाम्पल में लिखना क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि एरिया, एरिया आप देखोगे तो लेंथ से बना हुआ है, ये लेंथ और ये लेंथ का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये जो आपके पास एरिया है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर बोला जाए कि जैसे मेरा मास कितना है तो मैं बता सकता हूं कि क्या है, 2 kg है या 4 kg है, ठीक है। बट अगर फोर्स बोला जाए कितना फोर्स मैं नीचे लगा रहा हूं, कितना मेरी बॉडी इस स्लैब पर फोर्स कितना लगा रही है, तो ये क्या हो गया, डिराइव हो गया, फोर्स क्या हो गया, डिराइव हो गया। कहां से डिराइव हुआ है, इसमें मास भी है और उसके साथ साथ लेंथ भी है, मास और लेंथ, क्योंकि फोर्स का जब यूनिट पढ़ोगे, फोर्स के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि यही जो चैप्टर 1 है इसी में आपको बेसिक ऑफ मैकेनिक्स में फोर्स से रिलेटेड भी पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा फोर्स पे ही रहेगा, फोर्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उससे रिलेटेड और भी जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है वो सब कुछ बताएंगे। पहले अभी यहाँ पर डिराइव क्वांटिटी और क्या हो सकता है, जैसे कि स्पीड है, वेलोसिटी है, और क्या लिख सकते हैं, बोलते जाइए आप लोग, वॉल्यूम है, एक्सेलरेशन है, बहुत सारे आप लिख सकते हो, बहुत सारी जितने भी क्वांटिटी, इनको छोड़ के आप जितने भी क्वांटिटी देखते हो वो सारी क्वांटिटी किस में आ जाएगी, डिराइव क्वांटिटी में आ जाएगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सेप्ट, क्लियर, इसका पता चला।
डिराइव क्वांटिटी पता चला, उसके साथ साथ मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटी जो सिर्फ आपको याद रखने का है 3 ही, लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है। अब उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, वो क्या है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट अगर देखोगे तो 4 सिस्टम में इसको डिवाइड किया गया। देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट। ये जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा था, ये सब यूनिट है। इन यूनिट को एक सिस्टम में रख दिया गया, एक सिस्टम में। और कौन सा सिस्टम था? पहला जो सिस्टम था जिसको बोलते थे FPS। पहला क्या बता रहा है? लेंथ को। दूसरा क्या बता रहा है? मास को। तीसरा बता रहा है टाइम को। मैंने पहले ही बताया कि ये 3 को ही पढ़ना है। तो फर्स्ट आपको बता रहा है लेंथ, दूसरा बता रहा है मास को, तीसरा बता रहा है टाइम को। ऐसे ही है। दूसरा अगर मैं बताऊं तो MKS सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम यहां पर लिख सकते हैं, सिस्टम। तीसरा है CGS सिस्टम, क्लियर। और चौथा है जिसको बोलते हैं SI सिस्टम, ठीक है, जिसका नाम आपको पता है। SI मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बोल सकते हो या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। FPS की अगर मैं बात करूं तो F मतलब फुट, P मतलब पाउंड और S मतलब सेकंड। क्लियर हो रहा है, ठीक है। वैसे MKS की बात करूं तो पहला मास बताता है, ठीक है। तो M मतलब लेंथ बताता पहला ना, तो M के लिए मीटर आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा किलोग्राम और तीसरा सेकंड, क्लियर। CGS में पहला क्या आएगा? सेंटीमीटर। दूसरा क्या आएगा? ग्राम और तीसरा सेकंड। और इसका तो आपको पता ही है क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोल दो, ठीक है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये 4 सिस्टम में इसको डिवाइड किया गया। देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट, देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट। ये सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया कि आप अगर इस सिस्टम में कर रहे हो तो आपके सामने ये फुट है, फुट में आपको चाहिए, जैसे कई जगह पूछ लेता है कि मुझे मीटर पर सेकंड में बताओ आंसर, स्पीड को मीटर पर सेकंड में बताओ, या बोल सकता है किलोमीटर पर आवर में बताओ, या बोल सकता है किलोमीटर पर मिनट में बताओ, ठीक है, या मीटर पर आवर में बताओ। तो आपको उस तरीके से चेंज कैसे करना है वो आगे अभी मैं बताने वाला हूँ, इसके जस्ट बाद। ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके लिख भी लेना, ठीक है, जितना भी मैंने बताया। फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी और साथ साथ में उसको सिस्टम में डिवाइड कैसे किया गया वो चीजें मैंने बताया। अभी नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है यूनिट कन्वर्जन। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है यूनिट कन्वर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कईयों को नहीं पता चलता है कि किस तरीके से सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, या 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, या 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। ये बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि अभी अगर सीखे रहोगे तो आने वाले समय में आप जब स्ट्रक्चर मैकेनिक्स पढ़ोगे या स्ट्रक्चर मैकेनिक्स 2 पढ़ोगे, चाहे हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी आने वाले सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो उसमें डायरेक्ट आपको करने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर अच्छे से नहीं समझे रहोगे ना, तो वहां पर कैसे हो रहा है आपको तुरंत नहीं समझ में आएगा। आपको पूछने पड़ेंगे सर यहाँ से यह वैल्यू कैसे आ गई, तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आपको आइडिया मिल सके, ठीक है। हेडिंग आप डाल सकते हो यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, कितना होगा? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर वही मैं 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, mm को बोला जाता है मिलीमीटर, ठीक है। तो कितने mm होते हैं? तो 10 होते हैं। अब वही क्वेश्चन यहाँ पर देखो, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी mm बोलूंगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 mm,
तो 1 मीटर से mm में आएंगे तो इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना हो जाएगा 1000 mm हो जाएगा। अगर इसी को घुमा के ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया 1 mm इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो सिंपल से क्या कर देना, यहाँ 1 मतलब इसको डिवाइड कर दो, 1/1000 होगा कि नहीं, ये कन्वर्ट करने आना चाहिए। आप बोलोगे कि सर 1 mm में मीटर कैसे होता है, मीटर तो बड़ा होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा, अब डिवाइड कर देना, हो गया। क्लियर, समझ में आया। अभी 1 किलोमीटर की बात करता हूँ, 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो आपको पता है 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब वही चीजें देखो, यहाँ पर देखो 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो मैं 1 किलोमीटर अगर इक्वल टू mm अगर पूछ दिया, 1 किलोमीटर इक्वल टू mm, देखो किलोमीटर का मीटर, मीटर का mm, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो हो जाएगा कि नहीं mm, हो गया, 1 के आगे 60 हो गया। इस तरीके से कन्वर्ट करने आएगा। चलो इतना समझ में आया, और कुछ आपको बता सकते, और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं मास के बारे में बात कर रहा हूं, 1 kg इक्वल टू कितने ग्राम होते हैं, 1 kg इक्वल टू कितने ग्राम, अभी छोटे छोटे कन्वर्जन बता रहा हूं, इसके बाद आपको थोड़े से डिराइव क्वांटिटी पे भी कन्वर्ट कैसे करते हैं वो चीजें भी बताऊंगा। 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 1000 ग्राम होता है, आपको पता ही है, ठीक है। अब उसके साथ साथ मैं ये बोल दूं एक और चीजें, क्विंटल, क्विंटल का नाम सुनो, हाउ मेनी केजी, 1 क्विंटल इक्वल टू हाउ मेनी केजी, तो वो होता है कितना 100 केजी होता है, उसको क्विंटल बोला जाता है। 100 केजी, 100 केजी अगर आप मेजरमेंट करो तो उसको 1 क्विंटल बोल सकते हैं। क्लियर। और एक और चीज आता है 1 टन, टन का नाम सुनो, 1 टन कितने केजी के बराबर होता है, या कितने क्विंटल के बराबर होता है, कितने क्विंटल के बराबर होता है, तो 10 क्विंटल इक्वल टू 1 टन होता है, ठीक है। और अगर वही 1 टन इक्वल टू मैं केजी में पूछ लिया कितने केजी होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ का मेजरमेंट देख सकते हो, 1 क्विंटल इक्वल टू 100 केजी और 1 टन इक्वल टू 10 क्विंटल, तो 1 टन इक्वल टू कितना होगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1000 केजी, 1000 केजी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 टन। अगर केजी को टन में बताना है तो इस तरीके से बता सकते हो, 1 टन में कितना केजी होगा, ठीक है। कई जगह क्वेश्चन से अगर इस तरीके से दे दिया तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, इस तरीके से कन्वर्ट कर लोगे। टन मास में होता है, और मास को मैं अगर फंडामेंटल एमकेएस में कन्वर्ट करना है या सीजीएस में कन्वर्ट करना है, मतलब ग्राम में, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अब केजी मिल गया तो केजी से ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर होगा, ये पॉइंट क्लियर होगी। उसके साथ साथ आपको टाइम के बारे में तो पता ही है, 1 आवर इक्वल टू कितने मिनट होते हैं, मिनट कितने होते हैं, 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी मिनट, 60 मिनट। अच्छा, 1 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी आवर, कौन बोलेगा, 1 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी आवर, 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, कितने आवर होता है, हाँ मैं अभी यहीं पे बताया था, कहाँ पे, यहाँ पर बताया था, यहाँ कन्वर्जन बताया था कि अगर 1 मीटर में 1000 mm, तो 1 mm में कितना मीटर, तो 1/1000 कर दिया था। तो वैसे ही 1 आवर में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितने आवर, 1/60, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, कौन बोलेगा, कितने होते हैं, 60 होता है, गुड। अच्छा, 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, 1 आवर में कितने सेकंड, देखो 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो हो जाएगा 3600, 3600 इज द सेकंड इन 1 आवर। क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। ये था स्मॉल छोटे छोटे पॉइंट को लेकर मैंने बताया, ठीक है। अभी मैं आगे थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक है।
ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत काम आएगा आपको यहाँ पर, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमारे पास क्वेश्चन की में वैल्यू दी रहती है वो किसी और सिस्टम में दिया रहता है, और जो पूछा रहता है कि आपको आंसर जो चाहिए वो इस सिस्टम में चाहिए, दूसरे सिस्टम में चाहिए, तो कैसे आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो वो चीजें भी मैं बता रहा हूँ। जैसे फोर्स है, मैं फोर्स फिजिकल क्वांटिटी को लेके चलता हूँ। फोर्स आपको पता है कि फोर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन होता है। शायद आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हो या कहीं और पढ़ा हो, नहीं पढ़े हो तो यहाँ पर डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अभी सिर्फ यूनिट बता रहा हूँ। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज अ फोर्स। मास का जो यूनिट होता है आपको पता है केजी, एमकेएस में बता रहा हूं। एमकेएस में अगर मैं लिख रहा हूं तो मास को हम केजी में मेजरमेंट करते हैं, अभी मैंने सिस्टम बताया। एक्सेलरेशन जो होता है उसका भी अगर डेफिनेशन देखोगे तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ एक्सेलरेशन होता है। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे बोल सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या बताता है कि कुछ समय के अंतराल में हमारा जो स्पीड थी वो चेंज हो रही है, समझा, उसी को एक्सेलरेशन बोला जाता है। एक्सेलरेट करते हैं ना, तो एक्सेलरेट करते हैं, कुछ समय में मेरी स्पीड कम थी अब ज्यादा हो गई, समझ में आया, इसी को एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है एमकेएस में, क्योंकि ये एमकेएस में लिखा है, इसको भी एमकेएस में लिखना है, तो वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका एमकेएस में यूनिट हुआ, जिसको एमकेएस में एसआई में इसको 1 न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन में भी इसका यूनिट होता है। केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम बोलते हैं 1 न्यूटन। ठीक है, अगर 1 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो उसको बोलेंगे 1 न्यूटन, या केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो उसको बोलेंगे न्यूटन। ठीक है, इसका यूनिट एसआई में क्या हो जाएगा, न्यूटन हुआ। अब इसी सिस्टम को अगर उसने बोल दिया सीजीएस में बताओ क्या होगा, सीजीएस सिस्टम में, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, सीजीएस सिस्टम में, तो क्या होगा भाई सीजीएस में। तो सिंपल सा है, आपको क्या करना है, अगर मैं सीजीएस में कन्वर्ट कर रहा हूं, 1 केजी है, केजी को मैं ग्राम में चेंज करूंगा तो कितना होगा, 1000 ग्राम होगा, ग्राम होगा, इनटू मीटर है, मीटर स्क्वायर नहीं ओनली मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे सीजीएस में, जी मतलब ग्राम मास वाला, ये सेंटीमीटर बताता है, ये सेकंड बताता है, तो मीटर को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, लिखा हुआ है इधर ही बगल में लिखा हुआ, कितना होता है, और ये भी मल्टीप्लीकेशन ही है डायरेक्ट, तो 100 सेंटीमीटर, और डिवाइडेड में क्या है, सेकंड स्क्वायर, सीजीएस में भी सेकंड होता है और एमकेएस में भी सेकंड होता है, तो सेकंड का सेकंड ही रहेगा। क्लियर, समझ में आया। अब ये कितना होता है, 1000 इंटू 100 कितना होता है, 1 लाख हो गया, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ में आ रहा है। 1 न्यूटन इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू, समझ में आया। और न्यूटन को केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं, इसको हमने सीजीएस में कन्वर्ट किया, जिसको ग्राम सेंटीमीटर इंटू पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। अच्छा, इसका भी नाम है, जैसे इसका नाम हमने न्यूटन रखा तो इसका भी नाम है, इसका नाम क्या है, ये तो हो गया आपको, ये जो जितने जीरो होते हैं ना उतना पावर हम लगा देते हैं, पढ़े हो ना ये सब चीजें। ठीक है, 10⁵, इसको जो बोला जाता है, इस सिस्टम को डायरेक्ट ये पूरी वैल्यू को बोला जाता है डायना, DYNA डायना। ठीक है, समझ में, डायना बोला जाता है। 1 न्यूटन इक्वल टू, अगर क्वेश्चन में पूछ दे हाउ मेनी डायना, 1 न्यूटन इक्वल टू पूछ ले हाउ मेनी डायना, तो 10⁵, ऐसे करके फिर इन द ब्लैंक में पूछ सकता है। प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड करो तो आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होता है, किस तरीके का क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का पेपर ढूंढने के लिए आपको सिस्टम मैं बता दूं,
सबसे पहले सिंपल सा आप ना गूगल पे क्या करोगे, पहला आप बता दो जीटीयू एग्जाम पेपर, ठीक है। ये कई बार मैंने बताया भी है कि आप आराम से कैसे भी डाउनलोड कर सकते हो। ध्यान से सुनो, जैसे ये जाओगे तो उस पर क्लिक करोगे तो दूसरा आपके सामने जीटीयू एग्जाम के आ जाएंगे, स्लॉट खुल जाएगा, उसमें लिखा होगा, ठीक है। उसमें आपको ऐसा स्लॉट खुलेगा कि ये समर 2021 है, विंटर 2021 एग्जाम का। तो उसमें किसी पे भी ओपन करोगे एक आपको ऐसा पेज खुलेगा जिसमें आपको ऊपर आपको सिलेक्ट करना है, क्लिक करोगे ना तो बहुत सारे ब्रांचेस दिखेंगे। बहुत सारे ब्रांचेस मतलब आपको मैं बोलूँ वो प्रोग्राम है सभी, जैसे कि मैकेनिकल का है, ठीक है, मैकेनिकल बोल रहा हूँ, जैसे कि डिग्री है, डिप्लोमा है, फार्मेसी है, एमबीए है, तो आपको उसमें से डीआई सिलेक्ट करना है। डीआई मतलब डिप्लोमा इंजीनियरिंग का है। डीआई सिलेक्ट कर लोगे तो उसके नीचे ईयर होगा, ईयर सिलेक्ट कर लेना, और चौथे नंबर पर उसी में नीचे होगा कोड। तो आपको प्रीवियस ईयर का, देखो ये हमारे सामने जो सिलेबस है वो न्यू है, जिसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है 408 है। इसके प्रीवियस वाले यही सेम है, सिर्फ क्या हटाया बताओ, वर्क और एनर्जी चैप्टर को हटा दिया, बाकी सब कुछ वही है। प्रीवियस वाला जो था उसका नाम अप्लाइड मैकेनिक्स था, यहाँ पर जो चैप्टर है उसका नाम सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सिर्फ चेंज क्या किया है, एक चैप्टर को हटा दिया है जिसका नाम था वर्क पावर एनर्जी, उसको साइड में कर दिया है, क्लियर, उसको निकाल दिया है। तो उसके अलावा बाकी सब सेम है। उसका कोड क्या है वो बता देता हूँ, 334 है। ये कोड डालना और यह डालोगे, ठीक है, और उसके बाद से सर्च करोगे तो आपके सामने एक पीडीएफ, कोड का पीडीएफ आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करोगे तो आपको पेपर डाउनलोड हो जाएगा। और पेपर डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हो कि मैंने क्या पढ़ा है और क्या क्या आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये खुद एनालिसिस करते हो। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट दे दो, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा। तो प्रीवियस ईयर का पेपर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप 2 साल 3 साल के पेपर का जब एनालिसिस करोगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा इसके पहले कौन से क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं, बार बार जो पूछे जा रहे हैं, तो इससे आपको आइडिया मिलेगा। क्लियर हो रहा है। तो ये था एक कन्वर्जन कोर्स का आपने लिया, और मैं कुछ लेकर आपको बताता हूँ, कुछ और फिजिकल क्वांटिटी लेता हूँ जो आपके सामने मैं बताता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल सके। बहुत सारे ऐसी क्वांटिटी हैं जो हमें पता होना चाहिए कि इसकी यूनिट क्या होती है, इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा। अच्छा, एरिया अगर करना है तो एरिया क्या होता है, कोई भी एरिया करना है तो लेंथ इंटू विड्थ करोगे, और ये भी तो लेंथ ही है, सब तो लेंथ ही होता है। इसको मीटर में और इसको भी मीटर में। अगर इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में, तो क्या होगा, सीजीएस में मीटर का सेंटीमीटर, और ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर। मतलब ये जो अगर मैं इसको अगर ऐसे लिखता 1 मीटर स्क्वायर, तो सीजीएस इसका कितना होता, ये भी 100 होता और ये भी 100 होता। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 10 पावर कितने हो रहा है, 2 2 4 4 0 सेंटीमीटर स्क्वायर होता। मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप सीधे 100 में लिख देना। मीटर स्क्वायर है, मीटर नहीं पूछ रहे, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा, 100 नहीं होगा। ये मीटर स्क्वायर लिखते हो कैसे लिखते हैं, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो जब सेंटीमीटर का लिखोगे, ये मीटर का 100 सेंटीमीटर और इस मीटर का 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 और 100 कितने हो गए, 10⁴ सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। वही एमएम में भी आता है, खास करके नेक्स्ट सेम में स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वहां डायरेक्ट आपको कन्वर्ट करने होते हैं, वही लिखा नहीं होता है कि कन्वर्ट करना, आपको कन्वर्ट करने ही पड़ेंगे। कैसे होगा, जैसे ऐसे दे दिया 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आपको इसमें कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में करना है। तो कितनी वैल्यू होगी,
समझ में आ रहा है? वैल्यू लिखना होगा सीधा डायरेक्ट यहाँ पे, तो क्या वैल्यू होगी? तो यहाँ पर देखो 1 न्यूटन का तो न्यूटन ही है, क्लियर? न्यूटन तो न्यूटन ही है ना, डिवाइड में मीटर की जगह पे mm है, यहाँ क्या है मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर होगा, ऊपर 1 न्यूटन ही है। मीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? mm में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी mm? कितना mm होता है? अब भी अच्छी मैंने बताया, इसलिए कहता हूं नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने होते हैं? 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm होता है, इंटू 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm, क्लियर? अब कितना हो रहा है? 1 अपॉन 1000 इंटू 1000 मतलब 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ पे, तो यहाँ पर 10⁻⁶, यहाँ न्यूटन का ही mm स्क्वायर हुआ, और ये 10⁻⁶ अगर ऊपर में लेके जाऊं, ऊपर लेकर जाता हूं, तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर, यूनिट तो वही रहेगा। देखो क्या वैल्यू आया? 10⁻⁻⁶ आया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे दे दिया 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप बताइए कितना न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। तभी मेगा की वैल्यू कितनी होती है वो भी जानना जरूरी है। 1 मेगा इक्वल टू होता है 10⁻⁶, 1 मेगा इक्वल टू होता है 10⁻⁶ पावर होता है, लिख लेना यहाँ पे 1 मेगा इक्वल टू 10⁻⁶, ये मेगा है, मीटर मत समझ लेना, मीटर होगा तो मीटर में 1 मेगा इक्वल टू 10⁻⁶, अगर वही 1 मेगा मीटर है तो 10⁻⁶ मीटर, क्लियर? क्लियर ना? मेगा की वैल्यू 10⁻⁶ है, मीटर को मीटर ही लिख दिया, क्लियर हुआ? अब वही यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है, देखो मेगा के लिए 10⁻⁶ कर दिया, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो यही पर मैंने बताया 10⁻⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10⁻⁻⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इन दोनों को अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा? जब पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन रहता है पावर ऐड होगा, मतलब 6 - 6 कितना हो जाएगा? 0। और किसी के ऊपर पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। कितने किसी के भी पावर हो, चाहे लाख के ऊपर पावर हो, अगर 0 तो वैल्यू होती है 1, समझना? कोई भी वैल्यू हो उसके ऊपर पावर अगर 0 है तो वैल्यू होती है 1, क्लियर? तो ये हो गया 1, तो आगे वैल्यू कितना? 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। क्लियर हो रहा है? पॉइंट क्लियर हो रही है? डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेहिचक, डर जो है ना अंदर का वो पहले तो निकाल दो, तभी पूछ सकते हो, नहीं तो पूछोगे नहीं, चुपचाप से सुनोगे फिर घर चले जाओगे। समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? यूनिट कन्वर्टिंग ये समझ लीजिए, ठीक है? एक क्वेश्चन ये भी पूछता है 1 न्यूटन इंटू मीटर इक्वल टू हाउ मेनी जूल। 1 न्यूटन इंटू मीटर इक्वल टू हाउ मेनी जूल, क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है। तो ये कन्वर्ट कैसे करोगे? तो देखो मैं आपको बताऊं, ये न्यूटन इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ द वर्क, इज द यूनिट ऑफ द एनर्जी, न्यूटन इंटू मीटर, और ये एम्पियर्स है, उसी का ऐसा यूनिट ये जूल बोला जाता है। तो 1 न्यूटन इंटू मीटर इक्वल टू 1 जूल होता है, ये याद रख लेना, 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल होता है, ठीक है? एक और क्वेश्चन पूछा था बहुत इंपॉर्टेंट, जितना मैं बता रहा हूं वो चीजें नोट डाउन कर ही लेना, एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं कई साल के पेपर को लेकर देखा हूं, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन को उठा के देगा, और आपके अगर आप चाहते हो कि छोड़ देना तो मत नोट डाउन करना, मत याद रखना। 1 HP इक्वल टू हाउ मेनी वॉट? HP मतलब हॉर्स पावर बोला जाता है, HP मतलब हॉर्स पावर, और ये हॉर्स पावर पावर का यूनिट है, ठीक है? हॉर्स पावर मतलब पावर की यूनिट है, इसको कितने वाट के बराबर होता है वो चीजें बताना है, तो वो चीजें भी यहाँ पे लिख सकते हो। 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है,
746 वॉट होता है, ये याद रखना, ठीक है। अगर वही चीज थोड़ा सा घुमा देता है, मैं यहाँ पे बताऊं, ऐसे कर देता है 1 HP इक्वल टू हाउ मेनी किलो वॉट, ऐसे करके पूछ लेता है, क्या करोगे? देखो किलो का मतलब हो गया 1000 होना, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे? 10⁻³ लगा दो, समझ में आ रहा है ना? ये किलो को हटाने के लिए मैंने 10⁻³ लगा दिया, और बाकी HP इक्वल टू 746 था तो 746 लगा दिया। और इन दोनों को अगर करते हो तो अगर ये हटाना है तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 0.746, ये तो पता है ना, करने आता है ना। ये 10⁻³ मतलब डिवाइड में है, और 746 डिवाइड बाई 10⁻³ मतलब 1000, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.746, पता है कि नहीं? ये कन्वर्ट करने आना चाहिए, या तो याद कर लो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये कई बार पूछा है। 1 KGF चैप्टर 1 चैप्टर 2 1 KGF, ठीक है, बट इसको वो KGF नहीं है, मूवी KGF नहीं है, यहाँ पे किलोग्राम फोर्स है। KGF 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन, कितने न्यूटन के बराबर होगा, मतलब 1 kg जो होता है ना, वो कितने फोर्स के बराबर होता है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है 1 kg फोर्स कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो वैल्यू तो होती है 9.81, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.81, बाकी अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हो 10 न्यूटन, अप्रोक्सीमेट 10 न्यूटन लिख सकते हो, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 10 न्यूटन लिख सकते हैं, बाकी वैल्यू होती है 9.81। क्लियर हो रहा है? इतनी बात पॉइंट क्लियर हो रही है। ऐसे और भी कई सारे यूनिट हैं जो आपको गूगल पे सर्च कर सकते हो, या आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो चीजों को देखो। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। तो इतना सारा पॉइंट अब आज के लेक्चर में था। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्स से रिलेटेड पढ़ेंगे। फोर्स क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसके वो किस क्वांटिटी में मेजरमेंट किया जाता है, उसके यूनिट क्या होते हैं, यूनिट का डेफिनेशन क्या होता है, साथ साथ में ये भी बता देंगे कि उसके सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। फोर्सेस बहुत टाइप के होते हैं, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, ठीक है। वो फोर्सेस किस तरीके से मेजरमेंट किए जाते हैं, किस सिस्टम में रख के मेजरमेंट किए जाते हैं, वो चीजों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।